तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर का पार्ट 2। ओके, तो देखिए इनमें हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पर सी। फर्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, so gravitational field is a vector quantity represented by Eg. Then see, तो हम समझते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है। तो सपोज़ कीजिए आपके पास कोई सोर्स मास है m1 और इसको हमने लिया है m। देन अब इस सोर्स मास के क्या होगा, इस सोर्स मास के अबाउट क्या होगा, इसके अराउंड सारा का सारा इसका क्या होगा, फील्ड होगा, जिसकी रेंज आपकी इन्फानाइट तक होगी, बहुत बड़ी रेंज होगी। देन अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये होगा सी द 3D space okay around any source mass। ये मास आपका कैसा है, इसको हमने नाम दिया है सोर्स मास, ठीक है। और इस मास को हम फिक्स्ड रखेंगे so that it cannot move. The 3D space around any source mass where a test mass can feel attraction because gravitational force जो होता है हमेशा क्या होता है, attractive in nature, is known as gravitational field of source mass। ये डेफिनेशन हो गई आपकी किसकी, ग्रेविटेशनल फील्ड की। देन अब हम इसको समझते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करेंगे। सी, तो हमने यहाँ पे लिया एक सोर्स मास m1 और इसको मार्क किया m, और हमें इससे किसी पॉइंट p पर जो कि सोर्स मास से किस डिस्टेंस पे है r पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। ओके तो हम क्या करेंगे, इस p पॉइंट पर एक टेस्ट मास प्लेस कर देंगे m2। ओके, m2 को हमने नाम दिया है कौन सा मास, टेस्ट मास। इसको यहाँ प्लेस कर देंगे और ये m है हमारा सोर्स मास। देन जो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होगा दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Eg, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर्मूला बनेगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन m1 एंड m2 एंड अपॉन टेस्ट मास दिस वन। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला होगा। अगर यहाँ से आप यूनिट पिक करोगे तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन एंड मास की यूनिट हो गई kg। देन इट बिकम्स न्यूटन पर kg। देन अगर हम वैल्यू प्लेस करें तो हम स्केलर के टर्म्स में इसको निकालते हैं सी। तो हमने कहा अगर हम इसकी स्केलर वैल्यू लें तो हमने यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड का मॉडुलस किया है, इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ऑब्वियसली ये किसकी वजह से होगा, ये होगा हमारा सोर्स मास की वजह से। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको सिंपली Eg से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनेगा सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन किस किस के बीच, m1 एंड m2 के बीच, ठीक है, जो कि r डिस्टेंस पे प्लेस है, एंड अपॉन टेस्ट मास जो कि हमने m2 लिया है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा बिटवीन m1 एंड m2, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ओके, एंड अपॉन m2। ये m2 से m2 कैंसिल, तो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका फॉर्मूला आ गया है कैपिटल G m1 अपॉन r स्क्वायर। ये बच्चों फॉर्मूला बन गया किसी भी पॉइंट P के लिए। एंड सिंस इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके,
यूनिट हो गई न्यूटन पर केजी। तो इसकी आप डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो इट डायरेक्टेड ऑलवेज टुवर्ड्स सोर्स मास, हमेशा सोर्स मास की तरफ लगेगा। ओके, और इससे हमें एक चीज़ और पता चलती है कि ये किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। सी कैपिटल जी इज़ ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो वी कैन सिंपली से दैट इट ओनली डिपेंड्स ऑन source mass m1 and distance of पॉइंट P, जिस पॉइंट P पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, और इसको हम लेते हैं स्मॉल r फ्रॉम सोर्स मास, कुछ इस तरीके से। ओके, फर्दर आगे बढ़ रहे हैं। देन सी सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर आपको कभी निकालने के लिए आए कि आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है ड्यू टू मल्टीपल मासेस ई.जी. एट पॉइंट P पर, ड्यू टू मल्टीपल मासेस, इनकी वजह से निकालने के लिए आए। तो देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका पॉइंट P है। हमने कहा पहला जो मास हमने लिया है, सारे के सारे फिक्स्ड मास लेंगे, कोई भी मास एक दूसरे पर इसको अट्रैक्शन भी फील नहीं करेगा, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। तो हमने कहा m1 से P का डिस्टेंस, ये हो गया आपका r1। दूसरा सोर्स मास है m2, इससे पॉइंट P का डिस्टेंस है r2। इन अ सिमिलर वे अप टू mn rn। ओके, देन जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड होगा एट पॉइंट P, इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू फर्स्ट मास, इसको हमने E1 लिखा है, प्लस ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सेकेंड मास, एंड सो ऑन अप टू n मासेस तक, कुछ इस तरीके से। इनकी डायरेक्शन में मार्क कर रहा हूँ, E1 ये रहा, ये E2 है। इन अ सिमिलर वे En की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सोर्स मास। ओके, और इसको हम कहते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ओके, अब देखिए जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड ही बनते हैं, जिसमें मेन फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। तो एक क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं। सी एग्जाम्पल 1। ओके, हमने कहा आपके पास दो टेस्ट सोर्स मास हैं, m1 हमने लिया 2 kg और m2 हमने लिया 8 kg, and they are placed let's say 10 मीटर अपार्ट, और उसको हमने फ़िलहाल R लिया है। देन यू हैव टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट P, आपको इसकी पोजीशन बतानी है जो कि लाइन जॉइनिंग द टू मासेस पे होगा, वेयर जब आप नेट ग्रेविटेशनल फील्ड निकालोगे तो वो 0 आ जाए। तो देखिए इसको कैसे कर रहे हैं। तो जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड होगा एट पॉइंट P पर, ये होगा m1 की वजह से वेक्टर सम एंड m2 की वजह से। देन सिंस वेक्टर सम इनका 0 है, और हमने यहाँ पर कहा कि ये जो पॉइंट P है इसकी पोजीशन m1 से है x पर, एंड m2 से कितना बचा, फिर m2 से बचा है 10 माइनस x पर। ओके, सो दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम m1 एंड m2।
सी आगे कर रहे हैं, तो सिंस E1 एंड E2 का सम 0 है तो यहाँ से हम इजीली लिख सकते हैं कि E1 is negative of E2, that means the direction of E1 should be opposite to E2। तो अगर हम डायरेक्शन मार्क करें तो ये देखिए E1 towards the M1 and E2 towards the M2, तो डायरेक्शन अपोजिट है तो ये रिलेशन हमारा सेटिस्फाई है। दूसरा क्या रिलेशन बनेगा, द मैग्नीट्यूड ड्यू टू E1 शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ड्यू टू E2। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, सी स्टैंडर्ड फॉर्मूला था हमारे पास E का कैपिटल G M अपॉन R स्क्वायर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। E1 एंड E2 के लिए प्लेस करेंगे तो देखो E1 के टर्म्स में हो जाएगा ये सी, E1 है M1 की वजह से एंड E2 है M2 की वजह से, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो हम लगा रहे हैं E1 का आ जाएगा मैग्नीट्यूड कैपिटल G, ओके, M1 एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम M1 सिंपली बिकम x, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर एंड दिस शुड बी इक्वल टू कैपिटल G M2 अपॉन रिमेनिंग डिस्टेंस है 10 माइनस x का होल स्क्वायर। फर्दर जब आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए जी से जी कैंसिल, M1 की वैल्यू थी आपके पास 2 kg एंड M2 इज़ 8 kg, वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, सिंपली बिकम्स 2 अपॉन x स्क्वायर, M2 इज़ 8 अपॉन x स्क्वायर। 8 अपॉन 10 माइनस x का होल स्क्वायर, कैंसिल आउट टर्म 4 टाइम्स, तो ये बना आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, देन फर्दर सॉल्व करने पर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 10 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद बनेगा 2x इक्वल टू 10 माइनस एक्स, देन ये बन जाएगा 3x इक्वल टू 10, डिस्टेंसेस आपकी मीटर में थी तो x आ जाएगा 10/3 मीटर और 3.33 मीटर, और x डिस्टेंस हमने कहाँ से लिया था, ये लिया था M1 से। दैट मीन्स अगर आपका जो ये पॉइंट P है जिस पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो रहा है ये वाला, तो इसका डिस्टेंस जो आएगा M1 से कितना आएगा 3.33 मीटर पे जब आप इसको प्लेस करोगे पॉइंट को, तो इस पॉइंट पे आपका नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा, ओके। देन सी अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल, जनरली इसी टाइप के बनते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में। दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल जो बनेंगे वो बनेंगे आपको नेट ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी पड़ सकती है किसी पॉइंट P पर, तो इट इज़ सिंपली वेक्टर सम ड्यू टू मल्टीपल मासेस, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा। सेकंड टॉपिक है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम डिफाइन करेंगे। इन जनरल इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल U, इन शॉर्ट में मैं आपको बार बार GPE लिखूँगा। तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सी इन जनरल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है किसी सिस्टम के लिए। तो देखिए जैसे यहाँ पर आपका फ्री स्पेस है, पूरा कोई भी मास नहीं है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर मास M1 को आप लेके कहाँ से आए हो, इन्फिनिटी से लेके आए हो। इन्फिनिटी से आप M1 को यहाँ पर पॉइंट A पर लेके आए, ओके। तो देखिए ये फ्री स्पेस था, तो फ्री स्पेस में जब आप इन्फिनिटी से M1 को यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे, देन यू डू नॉट हैव टू डू एनी वर्क, आपको कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने एक सिंगल मास को पॉइंट A पर प्लेस किया है। लेकिन अब आप एक और मास लिया आपने M2, ये भी इन्फाइनाइट पे था, इसको आप लेके आए पॉइंट B पर, देन पॉइंट B तक लाने के लिए यू हैव टू डू सम वर्क, बिकॉज इसको आप ला रहे हो किसके ग्रेविटेशनल फील्ड में, M1 के ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो हमने
सेकेंड मास m2 को हम लेके आए हैं m1 के ग्रेविटेशनल फील्ड में, और m1 एंड m2 का डिस्टेंस है लेट्स से r। देन यू हैव फॉर्म अ सिस्टम, ये आपने 2 मासेस का एक सिस्टम फॉर्म किया है। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सी द वर्क डन। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, द वर्क डन m2 से पिक कर रहे हैं, टू कैरी। m2 को हमने नाम दिया इन दिस केस टेस्ट मास, ओके। और m1 जो हमने सबसे पहले रखा था, इसको हमने नाम दिया सोर्स मास। यहाँ पे रखने के बाद हमने इसको फिक्स किया है और इसको भी फिक्स किया है, अदरवाइज़ ये एक दूसरे की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। देन सी द वर्क डन टू कैरी अ टेस्ट मास। टेस्ट मास क्या है, m2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट, इन दिस केस हमारा पॉइंट B है, ओके, एंड दैट इज टू अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड। और ये जो फील्ड है, हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं, इनसाइड द फील्ड ऑफ सोर्स मास, ओके। और सोर्स मास क्या था आपका, m1। द वर्क डन टू कैरी अ टेस्ट मास m2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट B inside the field of source mass m1 is stored as a gravitational potential energy, U से रिप्रेजेंट करते हैं in the system, in the system। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, जो भी आप वर्क डन करोगे वो U के टर्म्स में स्टोर हो जाएगा। देन वर्क डन को हम देखिए कैसे निकाल रहे हैं, इसको समझते हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं। सिस्टम बना देता हूँ मैं फिर से। m1 था आपका A पॉइंट पे, m2 को आप लेके आए इनफाइनाइट से पॉइंट B तक, एंड द डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2 इज़ r, ओके। तो इसमें आपने जितना वर्क डन किया इन दिस प्रोसेस, m2 को इनफाइनाइट से पॉइंट B तक लाने में, तो हमने कहा लेट्स से वी डू सम स्मॉल वर्क dw बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल फोर्स by moving the m2 by a small displacement dr। तो ये मैंने dr ले लिया, स्मॉल एरो लगा रखा है डायरेक्शन दिखाने के लिए, ओके। देन इन दिस केस अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अगर आप m2 को, जो कि इनिशियली कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर, यहाँ पर है, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ m1 इसको अपनी तरफ खींच लेगा। इसका मतलब जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब वो एक्सटर्नल फोर्स सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। आपको जस्ट डिस्टर्ब करना है, यू डो नॉट नीड टू अप्लाई अ फोर्स। तो वैल्यू प्लेस कर देते हैं। देन वन मोर थिंग, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज लाइक दिस, यानी कि पहली बात, एक्सटर्नल फोर्स तो बना किसके इक्वल, ग्रेविटेशनल फोर्स के, एंड A डॉट B को मैं खोल रहा हूँ, ए बी वेक्टर हटा देते हैं, ए बी कॉस एंगल इज़ 0 डिग्री, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी किस तरफ लगेगा, पॉइंट B की तरफ लग रहा है, एंड डी आर जो है उसकी डायरेक्शन भी पॉइंट B की तरफ है। देन एंगल बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड डी आर इज़ 0 डिग्री। फर्दर सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये नेटवर्क डन आ जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये वैल्यू है एट एनी रैंडम डिस्टेंस r के लिए। यहाँ पर ये जो r है ये वाला r नहीं है, ओके। इन दिस टाइम ये वाला जो r है इट इज़ ग्रेटर देन, ये यहाँ पर है r m1 से डिस्टेंस, ओके। इस वाले r से बड़ा डिस्टेंस है, सिंस r कैन वेरी, तो हम दोनों r को r ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपका डी आर कैपिटल G एंड m1 एंड m2
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस चेंज नहीं होंगे। तो ये बना आपका सिंपली dr/r² का इंटीग्रेशन, और इसको हम मूव करा रहे हैं इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है r। यहाँ पर हम पॉइंट बी को ट्रीट करेंगे एज अ ओरिजन, एंड सारी डिस्टेंस यहाँ से नापेंगे, ओके, इसके रिस्पेक्ट में। फर्दर सॉल्व करेंगे। सी, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। वी नो दैट कहीं पर अगर आता है x⁴n dx का इंटीग्रेशन, तो उसका फॉर्मूला होता है x⁴n+1 अपॉन n+1। इसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो x⁴n के टर्म्स में बनाने के लिए देखिए ये जो r² वाला टर्म है इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो w आपको दिखेगा लाइक दिस, कैपिटल G m1 m2 r⁻⁻2 dr। इंटीग्रेशन की लिमिट जा रही हैं इन्फानाइट से r तक। सॉल्व कर रहे हैं, सेम पावर देखिए, कंपैरिजन करने पर n की वैल्यू किसके इक्वल, -2 के इक्वल, ठीक है। देन आपके पास बनेगा टर्म लाइक दिस, कैपिटल G m1 m2 r⁻⁻2+1, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, एंड अपॉन -2+1, ओके। और लिमिट जाएंगी आपकी इन्फानाइट टू r। सॉल्व करने पर कैपिटल G m1 m2 ये हो गया r⁻⁻1 और अपॉन में -1, लिमिट्स इन्फानाइट टू r। रीअरेंज करेंगे टर्म्स को, माइनस को मैंने सबसे आगे लिखा है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r⁻⁻1 को हमने सिंपली 1/r लिखा है। इसमें हमें लिमिट रखनी है, इसलिए इस तरीके से लिख रहे हैं। फर्दर लिमिट प्लेस कीजिए, तो ये आपका बनेगा w = -g m1 m2। इसमें कोई लिमिट नहीं रखी जाएंगी, लिमिट यहाँ रखिए। अपर लिमिट इज़ r, इट बिकम्स 1/r, लोअर इज इन्फिनिटी, तो इट बिकम 1/∞। 1/∞ बिकम्स 0, तो आपका w का फॉर्मूला आ गया -g m1 m2 अपॉन r, और यही आपका u का फॉर्मूला है, बिकॉज सारा का सारा वर्क डन स्टोर हो जाएगा। और वर्क डन किसने किया इन दिस केस, हमने कुछ भी वर्क डन नहीं किया है। ये वर्क डन किस एक्सटर्नल फोर्स ने किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया है, ठीक है। तो ये आपका u का फॉर्मूला हो गया, ऐसा यूनिट हो जाएगी जूल। देन इन दिस केस यहाँ पर जो नेगेटिव का साइन आया है इसका पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंस होता है, और वो सिग्निफिकेंस है, नेगेटिव साइन का मीनिंग है जो वर्क डन है ये बाय द सिस्टम, सिस्टम नहीं किया है। सिस्टम मीन्स सिस्टम में हमारे पास दो मासेस थे m1 एंड m2, तो यहाँ पर जो वर्क डन किया है वो m1 ने किया है, m2 के ऊपर किया है, एक्सटर्नल कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। तो नेगेटिव साइन मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम, ओके। यहाँ पर नेगेटिव साइन का एक और मीनिंग होता है, अगर ये जो साइन मैंने बताया है नेगेटिव साइन का मीनिंग ये है w के लिए, पर w u के इक्वल है, और u अगर नेगेटिव आता है तो उसका मीनिंग होता है कि जो आपका सिस्टम है इज़ बाउंड। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालते हो अराउंड द न्यूक्लियस, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आती है वो नेगेटिव आती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अबाउट क्या होता है, बाउंड होता है इन अ सिमिलर वे, ओके। देन सी, ये तो हमने 2 मास वाला सिस्टम फॉर्म किया। सपोज कीजिए आपको एग्जांपल से समझेंगे 3 मास वाला सिस्टम फॉर्म करना है। देखिए एग्जांपल, तो हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है जिसके 3 कॉर्नर्स हैं, हमने कहा A, B एंड C। यहाँ पर मास रखा है हमने m1,
यहाँ पे रखा है M2 और यहाँ पे रखा है M3। हमने कहा लेट से द डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M3 इज़ R13, M2 एंड M3 इज़ R23, M1 एंड M2 इज़ R12 लाइक दिस। देन ये जो हमने सिस्टम बनाया है, एक एक मास को हम इन्फाइनाइट से लाकर पर्टिकुलर ABC पर फिक्स किया है। तो हमने इसमें कुछ वर्क डन किया होगा और ये सारा वर्क डन सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो गया है। ओके, तो यही हमें निकालना है कि व्हाट शुड बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस गिवन सिस्टम। ओके, देन सी, तो हमें यू का स्टैंडर्ड फॉर्मूला पड़ा है 2 मास वाले सिस्टम के लिए -g, दोनों मासेस का मल्टीप्लिकेशन, एंड r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन 2 मासेस। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। जब इस फॉर्मूले को हम इस सिस्टम के लिए अप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, सी u इज़ इक्वल टू, हम पेयरिंग करेंगे दो मासेस की और उसके बीच का डिस्टेंस देखेंगे। तो पेयरिंग में अगर आप देखोगे तो दो मासेस के जोड़े कुछ ऐसे बनेंगे, 1 के साथ 2, देन 1 के साथ 3, देन 2 के साथ 1 बना चुके हैं, देन 2 के साथ ओनली 3, तो 3 पेयरिंग आएंगी। तो नेट जो u बनेगा आपका टू फॉर्म दिस सिस्टम, ये बनेगा देखिए -G M1 M2, पहले 1 and 2 ले लीजिए, यानी कि M1 M2 एंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2 इज़ R12। सिंस इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, तो सारी की सारी जो एनर्जी के टर्म्स होंगे या वर्क डन के टर्म्स होंगे वो डायरेक्टली ऐड होंगे नेगेटिव साइन के साथ। सेकंड पेयर बनेगा आपका G M1 M3 अपॉन R13, एंड थर्ड टर्म बनेगा -G M2 M3 अपॉन R23। ओके, तो दिस वन, ये इट सिंपली बिकम्स व्हाट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ दिस गिवन सिस्टम विच कंसिस्ट 3 मासेस प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास कभी आता है 4 मास वाला सिस्टम, उसको आपने फॉर्म किया, देन 4 मास वाले सिस्टम के लिए, सी 4 मास वाले सिस्टम के लिए जब आप पेयरिंग करोगे तो देखिए कैसे बनेगा। पेयरिंग बता देता हूँ मैं आपको और उससे पता चल जाएंगे कि टोटल कितने टर्म्स बनेंगे। तो देखिए 1 के साथ 2 पेयरिंग हो जाएगा, 1 के साथ, देन क्या पेयरिंग होगा, 1 के साथ आपका 3 पेयरिंग होगा, 1 के साथ 4 पेयरिंग हो गया, कोई भी टर्म रिपीट नहीं होगा। मीन्स अगर 1 के साथ 2 हो गया है तो 2 के साथ 1 नहीं लेना है, देन 2 के साथ 1 हो चुका है तो 2 के साथ 3 नहीं हुआ है, एंड 2 के साथ 4 नहीं हुआ है, 2 वाले ख़त्म, देन 3 के साथ 1 हो गया है, 3 के साथ 2 हो गया है, देन 3 के साथ 4 नहीं हुआ है, देन 4 के साथ अगर आप देखोगे 1 2 3 सब हो चुके हैं। तो टोटल जो टर्म्स आएंगे आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, वो आएंगे 6 टर्म्स 4 मासेस वाले सिस्टम के लिए। ओके, देन सी, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझते हैं। सपोज़ आपके पास 4 मास वाले से समझते हैं, M1 M2 M3 M4, 4 मास वाला सिस्टम है। डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2 इज़ R12, ये हो गया आपका R23, यहाँ पर R34, ये हो गया R14, M1 एंड M3 के बीच का हो गया R13, एंड M2 एंड M4 के बीच हो गया R24, लाइक दिस। इस टाइप से आपने सिस्टम फॉर्म किया। बट क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट वर्क डन टू डीअसेंबल द गिवन सिस्टम। अगर आपको इस गिवन सिस्टम को क्या करना है, डीअसेंबल करना है, देन डीअसेंबल मीन्स इन सारे मासेस को आप इन्फिनिटी पर पहुंचाओगे जहां से लेके आए थे। तो सिंस सारे के सारे मास एक दूसरे को अटैक्ट करेंगे, तो डीअसेंबल करने के लिए यू हैव टू वर्क डन ऑन द सिस्टम, मीन्स W शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो आपका सीधे डायरेक्ट जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका
जो W होगा ये निगेटिव ऑफ U के इक्वल होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसका मीनिंग ये है कि फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट U, वो नेगेटिव में आएगा, एक और साइन नेगेटिव लगा दीजिए आगे से, वो सारा का सारा पॉजिटिव बन जाएगा और वही आपका वर्क डन है पूरे के पूरे सिस्टम को डीअसेंबल करने के लिए। ठीक है, देन सी एग्जाम्पल एक और समझते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सी सपोज यू हैव अर्थ ऑफ रेडियस r एंड मास कैपिटल M। तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया, r लिया है हमने, सिंपली r की जगह r लिया है इस बार, रेडियस ऑफ अर्थ एंड कैपिटल M, इसको आप M1 की तरह ट्रीट कराओगे। ये लिया है हमने मास ऑफ अर्थ। देन आपके पास एक छोटा सा मास है स्मॉल m, जो फ़िलहाल कहाँ पर प्लेस्ड है, सरफेस पर प्लेस्ड है, तो इसको हमने m2 की तरह ट्रीट किया है, स्मॉल m। ओके, देन इस वाले मास को आप अभी सरफेस पे है, आप उठा के ले गए कहाँ, एक हाइट जो कि 2 टाइम्स ऑफ r है, 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ है। आपने इस m2 को सरफेस से यहाँ प्लेस कर दिया। Then question is this, that calculate the work done. You have to calculate the work W. Then in this case जो W बनेगा तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो जनरली जब हम इसको ले जाएंगे तो हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना करके केवल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करके ले जाएंगे, तो इट्स सिंपली इक्वल टू चेंज इन U। तो आपका जो नेट वर्क डन आएगा वो सिंपली चेंज इन U यानी कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। अब हम इसको समझते हैं सी। तो ये है हमारा पॉइंट 1, यहाँ से उठा के हमने मास को ले गए हम पॉइंट 2 पर। ओके, यानी कि W बनेगा आपका सिंपली फाइनल पॉइंट पर एनर्जी माइनस इनिशियल पॉइंट पर एनर्जी, और U का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, तो देखिए आगे सॉल्व कर रहे हैं। देन U का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है आपका कैपिटल G माइनस में M1 M2 एंड अपॉन R, इसको हम लगाएंगे 2 बार। तो देखिए U2, तो जब आप U2 प्लेस करोगे तो U2 के केस में देखो डिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल r। इन द केस ऑफ U2 आप डिस्टेंस नापोगे यहाँ से, तो ये बनेगा, देखिए r ये हो गया एंड 2r ये हो गया, तो स्मॉल r बना है इन द केस ऑफ U2 के केस में, स्मॉल r हुआ है आपका 3r के इक्वल। मासेस आपके सेम है, वही M1 है एंड M2 है। सेंटर से डिस्टेंस क्यों लिया है, बिकॉज अर्थ के केस में या किसी भी स्पेरिकल यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के केस में हम मानते हैं कि उसका सारा का सारा मास कॉन्सनट्रेट है उसके सेंटर पे। ओके, तो इसको हम R2 भी दिखा सकते हैं। इन अ सिमिलर वे हम इसको ले कहाँ से गए थे, पॉइंट A से, जहाँ हमें U1 निकालना है, तो ये R1 आपका सिंपली R के इक्वल होगा। तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, देखिए सी। तो U2 बना आपका माइनस कैपिटल G, M1 इज़ कैपिटल M, M2 इज़ स्मॉल m अपॉन R कितना था U2 के केस में, R था हमारा R2 एंड दैट इज़ 3R। तो यहाँ पे हमने रखा 3 टाइम्स ऑफ R, माइनस फॉर्मूले का ये वाला और एक और माइनस U का, तो माइनस माइनस का हो गया प्लस, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R1। R1 था आपका इस कैपिटल R। देखिए कॉमन क्वांटिटीज़ बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन है दोनों में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। अंदर बचा है आपका पॉजिटिव वाला लिया है पहले, तो ये 1 आ गया एंड माइनस का 1/3। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/3 इज़ 2/3।
तो ये बन गया 2/3 ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। यहाँ से आप इजली वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी मास को मूव कर रहे हो, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कैपिटल एम यहाँ पे मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम ऑब्जेक्ट का मास है जिसको हम मूव करा रहे हैं, और आर इन दिस केस रेडियस ऑफ अर्थ है। देन सी इसी में फर्दर आपके पास फिर 2 और टॉपिक आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, उनको भी हम कवर कर रहे हैं इन द सेम वीडियो। देन सी टॉपिक नंबर 3 and that one is known as escape velocity। ओके तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है एस्केप का मतलब क्या होता है, भाग जाना या फिर बिल्कुल एज निकाल के बाहर खड़ा कर देना, इट्स लाइक एस्केप करना, ठीक है। देन हम एस्केप वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है, किसी भी प्लैनेट के टर्म्स में निकालेंगे। इन आर केस हम फिलहाल अर्थ के लिए निकाल रहे हैं, तो इट इज़ डिफाइंड फॉर एनी प्लैनेट। ओके हमारे केस में हमारा प्लैनेट अर्थ है, तो हमारा अर्थ हो गया सेंटर ऑफ अर्थ। ओके हमने कहा एम ई इज़ द मास ऑफ अर्थ एंड आर ई इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। और यहाँ पर आपके पास कोई एम मास का ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है, स्मॉल एम। देन व्हाट इज़ द एस्केप वेलोसिटी, सी अब ये स्मॉल एम यहाँ पर प्लेस्ड है, इसका मतलब ये क्या होगा, इसकी कुछ एनर्जी होगी। एंड सिंस सिस्टम ये जो एम है ये आपका बाउंड है, इट इज़ बाउंडेड बाय सम एनर्जी। तो हम जानते हैं अगर ये सरफेस पे प्लेस्ड है तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी सिंस इट इज़ इन रेस्ट, ये केवल और केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके केस 1 में जब ये कहाँ पर है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके देन अब हमें इसे करना क्या है, इसे एस्केप कराना है। यूँ आप जानते हो इन दिस केस बनेगा माइनस कैपिटल जी एम ई एम एन अपॉन आर ई। ये हमारी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो निगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो सिस्टम है आपका क्या है, वो बाउंड है। देन हमें क्या कराना है सिस्टम को, सिस्टम मीन्स इस मास को, हमें इस मास को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग सम एनर्जी। ओके और वो एनर्जी हम प्रोवाइड कराएंगे काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, कुछ ऐसे। ये हमने इसको प्रोवाइड कराई काइनेटिक एनर्जी। ओके हमने इसको थ्रो किया। देन जब हम इसको काइनेटिक एनर्जी से थ्रो करेंगे तो व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी, जो मिनिमम वेलोसिटी जो इसको अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकाल दे, वही आपकी एस्केप वेलोसिटी कहलाती है, और इसको हम वी ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन से आगे बढ़ रहे हैं। सी द मिनिमम अपवर्ड वेलोसिटी provided to any object so that, अगर हम जनरल डेफिनेशन लिखेंगे तो सभी प्लैनेट के लिखेंगे, so that it escape from the gravitational pull of planet is known as escape velocity। इसी को हम escape velocity कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सी हमने इसको एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की, इसके पास पहले से ग्रेविटेशनल एनर्जी थी, ठीक है। अब देखिए हमें इसको कितनी एनर्जी देनी है, हमें इसको इतनी एनर्जी देनी है कि जो सिस्टम आपका बाउंड स्टेट में था, जिसकी एनर्जी क्या थी, नेगेटिव थी, वो फ्री स्टेट में आ जाए। ओके फ्री स्टेट में आने का मतलब मिनिमम जो है उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाए। तो ये देखिए केस 2,
तो हमने क्या किया, केस 2 में हमने इसको एनर्जी कुछ प्रोवाइड की काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास पहले से थी सच दैट कि इसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाए, और जैसे ही इसकी टोटल एनर्जी 0 हो गई, दिस इज़ द लीस्ट पॉजिटिव नंबर, तो सिस्टम आ जाएगा फ्री स्टेट में। इसका मतलब सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा। कहाँ से, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट। ओके, देन सी, तो k प्लस यू का सम 0 आना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, वैल्यू रख देते हैं, k इज़ k काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड बाई अस। u की वैल्यू आई थी कैपिटल G MEM अपॉन RE, और ये सम चल रहा है 0 के इक्वल। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल बनी, कैपिटल G MEM अपॉन RE। ओके, और यही जो आपकी प्रोवाइडेड काइनेटिक एनर्जी है, इसको हम सम टाइम एस्केप एनर्जी भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया, इट्स सिंपली निगेटिव ऑफ यू। इतनी एनर्जी अगर आपने प्रोवाइड करा दी तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो गिवन प्लैनेट के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाएगा। नाउ यहाँ पर जो हम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे वो कराएंगे लाइक दिस, हाफ mv² वेलोसिटी से, सिंपल फार्मूला, एंड वेलोसिटी की जगह ve यानी कि एस्केप वेलोसिटी, एंड दैट वन इज इक्वल टू कैपिटल G MEM अपॉन RE। देन देखिए m से m कैंसल, तो यहाँ से आपके पास ve का फॉर्मूला आ गया सिंपली आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, 2 कैपिटल G ME अपॉन RE। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देन सी, इसी को हम एक और फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सी, सिंस वी नो दैट कैपिटल G ME इज़ इक्वल टू माइनस GRE स्क्वायर, ये वैल्यू जब हम प्लेस करेंगे तो VE बनेगा सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ GME को रिप्लेस किया स्मॉल GRE स्क्वायर से, एंड अपॉन में चल रहा है RE, पावर से ये कैंसिल आउट। तो वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला आया है, दैट सिंपली 2 टाइम्स ऑफ GRE। इन द केस ऑफ अर्थ RE इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, एंड G होगा आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू एट द सरफेस, यानी कि जब हम इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे लाइक दिस, एंड RE होता है रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, कन्वर्ट करोगे तो 6.4 10⁻³ मीटर। ये वैल्यू जब हम यहाँ प्लेस करते हैं और कैलकुलेशन में रखते हैं तो आंसर आता है इसका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इट इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यू। अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो शुड बी नियर इक्वल टू 40,000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इतनी तेज़ी से अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो वो कभी वापस नहीं आएगा। इट एस्केप टू इन ए फ्री स्पेस और सिंपली इन स्पेस। ओके, तो जनरली जो हमारे रॉकेट होते हैं वो स्टार्टिंग उनकी जो होती है इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होती है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर में चक्कर काटते हैं, और जब वो फाइनली ये वाली वैल्यू अटेंड कर लेते हैं, दैट वन इज़ नोन एज एस्केप वेलोसिटी, तो वो कहाँ हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं टू स्पेस। इसलिए रॉकेट की स्पीड जो होती है काफ़ी हाई होती है। तो आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया दिस वन। ओके, देन सी, इसी में फिर एक और न्यूमेरिकल अभी हम साथ साथ करेंगे। एक और टॉपिक आता है जिसको हम मार्क कर रहे हैं टॉपिक नंबर 4, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑफ अ सैटेलाइट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैटेलाइट की। सैटेलाइट जो होती हैं हमारी इन जनरल 2 टाइप की होती हैं। वन इज़ नेचुरल सैटेलाइट, एज यू कैन सी मून जो है आपका अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, देन सेकंड वन इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट।
देन आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम मेन मैड सैटेलाइट भी कहते हैं। देन अगेन आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं हमारे इन जनरल 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये वो सैटेलाइट होते हैं जो जियो मीन्स अर्थ के साथ स्टेशनरी रहते हैं। मीन्स अगर हमने कोई सैटेलाइट दिल्ली के ऊपर इस्टेब्लिश किया है तो हमेशा दिल्ली के ऊपर ही रहेगा। देन पोलर सैटेलाइट, ओके, एंड देन स्पाई सैटेलाइट। जो आपके जियो सैटेलाइट होते हैं ये जनरली इस तरीके से इस्टेब्लिश किए जाते हैं कि सेम प्लेस पे रहे या सेम सिटी के ऊपर, तो ये काम आते हैं हमारे कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। पोलर सैटेलाइट जो होते हैं वो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के अबाउट चक्कर लगाते हैं, ठीक है। देन ये काम आते हैं हमारे रिमोट सेंसिंग के। इसके अलावा वेदर फोरकास्ट के लिए। स्पाई सैटेलाइट कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है। तो इनका कोई भी पर्टिकुलर पाथ जो है वो आपका डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। इसमें से भी जो आपके पास जो सिलेबस में है टॉपिक में जिसके लिए हम ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो हैं आपके कौन से, वो हैं आपके इन जनरल नेचुरल सैटेलाइट सारे के सारे इनके लिए निकाल रहे हैं, एंड आर्टिफिशियल में ओनली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। तो इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। देखिए, तो अगेन ये हमारी अर्थ है। लेट्स से एम इज़ द मास ऑफ अर्थ एंड आर ई इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, और ये आपका सैटेलाइट है। सैटेलाइट इज़ रिवॉल्विंग लाइक दिस, अपने पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। सैटेलाइट का मास स्मॉल एम लिया है और ये इसकी वेलोसिटी है जो हम इसमें टेंजेंट डाली है, इसी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, वी ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। देन होगा क्या, हमने कहा लेट्स से कितनी हाइट पे ये रिवॉल्व कर रहा है, एच हाइट पे। देन इसमें देखो दो तरीके के फोर्स लगेंगे, डाउनवर्ड तो इसमें लग रहा होगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये अर्थ पे नहीं गिरता है बिकॉज आउटवर्ड लगेगा इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब ये दोनों फोर्स बैलेंस रहते हैं तो सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में रेवोल्यूट करता रहता है। तो इन दोनों फोर्सेस को हम क्या रख रहे हैं, बैलेंस रख रहे हैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। तो देखिए, एंड डिस्टेंस जो बनेगा आपका फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ से कहाँ तक का, यहाँ तक का, जहाँ पे आपका सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, स्मॉल आर, ये सिंपली बनेगा कितना, आर ई प्लस एच। देन सी, तो हम दो फोर्स को इक्वेट करेंगे, कौन कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला एट डिस्टेंस स्मॉल आर जिसकी वैल्यू है आर ई प्लस एच, इट सिंपली बिकम्स कैपिटल जी, m1 इज मास ऑफ अर्थ, m2 इज मास ऑफ सैटेलाइट एंड अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। देन सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला होता है m, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल कौन एक्सपीरियंस करेगा, सैटेलाइट, तो हमने मास भी सैटेलाइट का लिया है। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो mv स्क्वायर अपॉन r। देखिए r से r कैंसिल एंड m से m कैंसिल, तो यहाँ से vo सिंपली कम्स आउट टू बी कैपिटल G m e अपॉन दिस स्मॉल r, ओके। एंड सिंस वी नो दैट स्मॉल r की वैल्यू क्या है, इसका स्क्वायर रूट, बिकॉज स्क्वायर था v का, तो स्मॉल r की वैल्यू है आपके पास r e प्लस एच। तो ये फॉर्मूला है आपके पास किसके लिए, फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया। ये फॉर्मूला है h हाइट पर जो कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ है घूमते हुए सैटेलाइट के लिए, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसमें भी आप किसी भी टाइम, सिंस वी नो दैट कैपिटल जी एम ई किसके इक्वल होता है, स्मॉल जी आर ई स्क्वायर के, तो आप वैल्यू प्लेस कर दीजिए वी ओ यहाँ पर। तो दिस विल लुक्स लाइक टू यू स्क्वायर रूट ऑफ
स्मॉल जी आर ई स्क्वायर रूट से बाहर भी ले सकते हैं इसे क्योंकि स्क्वायर है, एंड अपॉन आर ई प्लस एच। ये फॉर्मूला आ गया आपका। देन इन दिस केस एक स्पेशल केस आता है हमारा, स्पेशल केस। हमने कहा इफ़ जो हमारा सैटेलाइट है इज़ रिवॉल्विंग वेरी नियर टू अर्थ, अगर अर्थ के बहुत ज़्यादा पास आपका सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो h जो है इसको हम टेंस टू 0 कर सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू प्लेस करके देखिए हेयर। सो दिस विल लुक्स लाइक टू यू वी ओ इज सिंपली बिकम, देखिए आर ई से एक पावर कैंसिल, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा स्मॉल जी आर ई। ओके, इन दोनों की वैल्यूज़ आप जानते हो। दिस वन इज़ 9.81 एंड 6.4 इंटू 10⁶। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो नियर द सैटेलाइट के लिए ये वैल्यू आती है अप्रॉक्स नियर इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी लार्ज वैल्यू, इट इज़ अबाउट 30,000 किलोमीटर पर आवर इन फ्री स्पेस। ओके, लाइक दिस, इतनी तेज़ी से हमारा रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। ओके, देन इसको अगर आप रिलेट करोगे यहाँ से, इम्पॉर्टेंट फार्मूला इसमें कौन सा है हमारा, सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला बना है ये वाला, यहाँ पर दोनों मार्क किए गए, ये भी एक वन ऑफ द अनदर फॉर्म। देन सी, इसमें अगर आप कंपैरिजन करोगे नियर द सैटेलाइट वाले के केस में, तो वी कैन राइट कि जो एस्केप वेलोसिटी है इट्स सिंपली √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट व्हेन द सैटेलाइट इज़ रिवॉल्व वेरी नियर टू अर्थ, कुछ इस तरीके से। ठीक है क्लास, तो अभी हम इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करेंगे। हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक हैं कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं इन दिस चैप्टर जिनको हमें अभी देखना है, वो रह गए हमारे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देन Kepler's law, and third one is variation in small g due to shape and rotation of earth. And fourth one, इन सभी के न्यूमेरिकल्स। तो ये सारे के सारे चैप्टर हम कवर करेंगे इन पार्ट 3। ओके, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।